नमस्कार दोस्तों, कैपिटल सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे वाणी प्रकाशन प्राचीन इतिहास। इसका ये सब्जेक्टिव बुक है। चैप्टर के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करते चलेंगे। किसी भी एग्जाम में इतिहास का वेटेज सर्वाधिक होता है, तो इसलिए हम इतिहास को पहले स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में प्राचीन इतिहास को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा वहाँ रिवीजन करते चलेंगे। वीडियो का साइज जो है कि थोड़ा लंबा होगा, लेकिन यदि आप कंपटीशन के सीरियस स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए और इसका शार्ट नोट्स भी बनाते चलिए, जिससे कम समय में रिवीजन भी हो सके। और आप लोग कैपिटल सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी मानी जाती है। वैदिक आर्यों का निवास स्थान सिंधु घाटी में ही था। आर्यों के भौगोलिक विस्तार के आधार पर मनुस्मृति में ब्रह्मावर्त, ब्रह्मार्ष देश, मध्य देश और आर्यावर्त शब्दावली का उल्लेख विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को इंगित करने के लिए किया गया है। जैसे ब्रह्मावर्त के अंतर्गत क्या क्या आता है? ब्रह्मावर्त के अंतर्गत सरस्वती एवं दृष्टद्वती नदी के बीच का क्षेत्र आता है। ब्रह्मार्षि देश, इसके अंतर्गत आता है गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र आता है। मध्य देश, इसके अंतर्गत हिमालय एवं विंध्य पर्वत के बीच का क्षेत्र आता है। आर्यावर्त, इसके अंतर्गत जब आर्यों का विस्तार जो है पूर्वी भारत में भी हो गया, यानी कि बिहार की तरफ हो गया था, तब इसको आर्यावर्त कहा जाने लगा, जैसे यूपी बिहार के क्षेत्र में। आगे दिया गया है कि तब पूर्वी समुद्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और हिमालय से विंध्य पर्वतों के बीच के भूभाग को आर्यावर्त कहा गया है। यानी कि वहाँ जैसे उड़ीसा पश्चिम बंगाल से लेकर इधर गुजरात तक, उधर हिमालय से लेकर मध्य प्रदेश तक के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। इस देश का नाम ब्रह्मावर्त अथवा आर्यावर्त उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर किया गया। ऋग्वैदिक 5 जनों में से शक्तिशाली जन भारत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। सर्वप्रथम पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में एक प्रदेश के रूप में भारत का उल्लेख हुआ है। पुनश्च वायु पुराण में दुष्यंत के पुत्र भरत का उल्लेख है, जिनके नाम पर इस भूभाग को भारत कहा गया। बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप संज्ञा से अभिहित किया गया। ऐतिहासिक कालीन अभिलेखों में सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। भारत के पर्याय के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द इंडोई से मानी जाती है। रोमवासी सिंधु नदी को इंडस एवं उसके पूर्व स्थित भूभाग को इंडिया संज्ञा से अभिहित करते थे। पारसियों यानी कि ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू एवं इस प्रदेश को सर्वप्रथम हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। ज्ञातव्य है कि चीनी स्रोतों में भारत के लिए यिनतू शब्द का प्रयोग किया गया है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द हिस्टोरिया से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञात होना। इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। हिस्ट्री को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करने में हेरोडोटस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी कारण सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता की संज्ञा प्रदान किया है। वस्तुतः मानव की विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है। दूसरे शब्दों में प्राचीनता से नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम अथर्ववेद में इतिहास शब्द का उल्लेख हुआ है। छांदोग उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद कहा गया है। ज्ञातव्य है कि महाभारत को भी पंचम वेद की संज्ञा प्रदान की गई है। भारतीय परंपरा में इतिहास को विभिन्न विधाओं या विषयों का समुच्चय माना गया है। कौटिल्य ने इतिहास के अंतर्गत पुराण, इतिवृत्ति, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र व अर्थशास्त्र को समाहित किया है। कौटिल्य राजा से दोपहर में इतिहास सुनने की अपेक्षा करता है। इतिहास को सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक परिवर्तनों के सीमांकन के आधार पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में वर्गीकृत किया जाता है। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने
3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास के प्राचीन काल को हिंदू काल, मध्यकाल को मुस्लिम काल और आधुनिक काल को ब्रिटिश काल के रूप में विभक्त किया है। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड क्लेरेंडेन प्रेस से 1904 में भारत के प्राचीन इतिहास पर वी.ए. स्मिथ लिखित अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण में साहित्यिक स्रोतों के साथ साथ पुरातात्विक स्रोतों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे इसमें कुछ स्रोत दिए गए हैं, जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, एक तरफ तो है पुरातात्विक स्रोत है और दूसरा है साहित्यिक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत में से अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, मृदभांड आते हैं, मोहरें आती हैं, स्मारक आते हैं, और स्मारक में ही मूर्तिकला और चित्रकला भी आते हैं। और साहित्यिक स्रोत जैसे हैं धार्मिक ग्रंथ हैं, लौकिक ग्रंथ हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। तो आगे दिया गया है पुरातात्विक स्रोत दिए गया है। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक स्रोत अत्यधिक प्रमाणिक होते हैं एवं इनसे भारतीय इतिहास के अनेक अंध युगों पर प्रकाश पड़ता है। जहां साहित्यिक स्रोत मौन है, वहां हमारी मदद पुरातात्विक स्रोत करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत 4 प्रकार के स्रोत आते हैं, जैसे अभिलेख, सिक्के, मुद्राएं, स्मारक, मूर्तियां और चित्रकला। तो अभिलेख के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। अभिलेख में यह है कि प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इनका ऐतिहासिक महत्व साहित्यिक साक्ष्यों से अधिक होता है। ये अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, सिक्कों एवं मूर्तियों आदि पर अंकित रूप में मिलते हैं। सर्वप्रथम कनिंघम ने 1879 ईस्वी में कालक्रम के अनुसार मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्तकालीन अभिलेखों को संग्रहित करके कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथ में प्रकाशित कराया। सबसे प्राचीन भारतीय अभिलेख हड़प्पाकालीन है, परंतु अभी ये पढ़े नहीं जा सके हैं। पढ़े गए सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के शिलालेख हैं। किसके अभिलेख हैं? अशोक शिलालेख जो है, इन्हीं को अभी तक पढ़ा जा सका है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों का उद्वाचन किया था। आर्यों के भारत आगमन संबंधी सबसे प्राचीन अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का बोगज-कोई अभिलेख है। यह एशिया माइनर तुर्की से प्राप्त हुआ है। इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख है। पारसिक सम्राट दारा प्रथम के पारसी पोलिस एवं बेहिस्तून नामक अभिलेख पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य के विस्तार की सूचना देते हैं, किंतु अपने यथार्थ रूप में अभिलेख अशोक के शासन काल से ही मिलते हैं, जिससे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म एवं शासन पद्धति पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। भंडारकर महोदय ने तो केवल अभिलेखों को आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। अशोक के बाद के अभिलेखों में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख का उल्लेख किया जा सकता है, जिससे खारवेल की उपलब्धियों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। अभिलेखों के विषय में कुछ जानकारी यहाँ दी गई है, जैसे कि पुरातात्विक उत्खनन की दो महत्वपूर्ण विधियां हैं, जैसे लंबवत उत्खनन और क्षैतिज उत्खनन। लंबवत उत्खनन से जमाव के विभिन्न स्तरों का पता चलता है। सामान्यतः जमाव का सबसे ऊपरी स्तर जो है सर्वाधिक नया होता है। क्रमशः नीचे की ओर जाने पर पुराने समय के जमाव मिलते हैं। इस प्रकार लंबवत उत्खनन कालानुक्रम के निर्धारण में सहायक है। व्हीलन ने इसे सांस्कृतिक मापन या काल मापन की संज्ञा दिया है। क्षैतिज उत्खनन से जमाव के एक स्तर विशेष के विस्तार को जानने में सहायता, इसके कहाँ तक इसका विस्तार है उसको जानने में सहायता मिलती है। एक स्तर विशेष में उपलब्ध पुरावस्तुओं को क्षैतिज उत्खनन के द्वारा ही प्राप्त की जाता है। ध्यातव्य है कि लंबवत उत्खनन को रेल समय सारणी की तथा क्षैतिज उत्खनन को रेलगाड़ी की संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब यह है कि लंबवत उत्खनन में रेल समय सारणी मतलब उसके समय का पता चलता है, और जो क्षैतिज उत्खनन होता है रेलगाड़ी की संज्ञा, यानी कि रेलगाड़ी कहाँ तक गई है, उसका विस्तार कहाँ तक है, इसकी संज्ञा दी जाती है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। प्राचीन तिथियों के अध्ययन को
पेलियोग्राफी कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप हैं। कौन है? जेम्स प्रिंसेप कहा जाता है। भारतीय इतिहास के पिता की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? किसको? हेरोडोटस को दिया गया है। हिस्टोरिका किसकी कृति है? हेरोडोटस की है। किसकी कृति में उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारतीय विलुप्त तथा विस्मृत इतिहास को पुनर्जीवित करने की कतिपय आधुनिक विधियों से परिचित है? कौन? कल्हड़ की राज तरंगड़ी को कहा जाता है। ये प्राचीन इतिहास से संबंधित है। कहाँ के विद्वानों का आरोप है कि प्राचीन भारतीयों में इतिहास बुद्धि का अभाव था? पश्चात विद्वानों का ये आरोप है। किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत में यह उद्धृत किया है कि भारत के प्रत्येक प्रांत में घटनाओं का विवरण लिखने के लिए कर्मचारी नियुक्त थे? कौन कहा था? चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के समय में आया था। किस मुस्लिम यात्री एवं लेखक का मत था कि हिंदू लोग घटनाओं के ऐतिहासिक क्रम की ओर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते थे एवं घटनाओं की तिथि त्रुटिपूर्ण होती है? कौन कहा था? अलवी यात्री अलबरूनी के द्वारा कहा गया है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसमें दिए गया कि इन्हें भी जानिए। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपियां एक दृष्टि में। ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं जो संपूर्ण भारत से प्राप्त होते हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। इसी लिपि से सभी भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अवहट, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी, मानक हिंदी तथा दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। खरोष्टी लिपि। अशोक की कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में हैं जो पश्चिमोत्तर भारत से प्राप्त होते हैं। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यूनानी एवं आर्माइक लिपि। पश्चिमोत्तर भारत एवं अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले अशोक के शिलालेखों में यूनानी एवं आर्माइक लिपियों का प्रयोग हुआ है, जिसे द्विभाषाई लेख भी कहते हैं। प्रमुख अभिलेख एक दृष्टि में जितने भी अभिलेख मिले हैं उनको एक ही जगह इसको दे दिए गए हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला अभिलेख है नासिक अभिलेख। ये किस शासक से संबंधित है? गौतमी बलश्री वशिष्ठी पुलवामी के शासनकाल में। इसका जो विषय क्या है? इसका विषय है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों एवं अन्य कार्यों का विवरण प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासक थे और इसके विषय में है कि खारवेल के शासन काल के 13वें वर्ष तक की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख भी इसी अभिलेख में प्राप्त होता है। जूनागढ़ अभिलेख, जिसको गिरनार अभिलेख कहते हैं, ये संस्कृत में लिखा गया है और किस शासक से संबंधित है? रुद्रदामन से, और जो शक शासक थे। इसमें विषय है कि रुद्रदामन की सैनिक विजयों एवं अन्य कार्यों का विवरण है। अगला अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। ये हरिसेन द्वारा रचित है और इसके शासक हैं समुद्रगुप्त हैं। इसका विषय है कि समुद्रगुप्त की सैनिक विजयों और जीवन काल के संदर्भ में विवरण प्राप्त होता है। अगला अभिलेख है भित्री स्तंभ लेख एवं जूनागढ़ अभिलेख। किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त से। इसका विषय है कि हूण आक्रमण की सूचना एवं इतिहास प्रसिद्ध सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के विषय में विवरण प्राप्त होता है। अगला अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। शासक कौन थे? यशोधर्मन मालवा शासक थे। इसमें विषय है कि यशोधर्मन की सैनिक विजयों का विवरण प्राप्त होता है। अगला अभिलेख है एहोल अभिलेख। रवि कीट द्वारा रचित। शासक थे पुलकेशियन द्वितीय। इसमें जो विषय है कि हर्ष पुलकेशियन द्वितीय के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें जो पुलकेशियन द्वितीय द्वारा हर्ष को पराजित किया जाता है। अगला अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति। बालादित्य कृत है ये, और शासक कौन थे? प्रतिहार शासक मिहिर भोज थे। इसका विषय है कि गुर्जर प्रतिहार शासकों के संदर्भ में विस्तृत विवरण मिलता है। अगला अभिलेख है उदयपुर प्रशस्ति। इसके शासक थे परमार शासक उदयादित्य। इसका जो विषय है ना, परमार वंश के शासकों के नाम एवं उनके इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। अगला अभिलेख है वांगनगर प्रशस्ति। अगला है कि देवपाड़ा अभिलेख। ये था सेन वंशी बंगाल शासक विजय सेन संबंधित है। इसमें विषय है कि बंगाल के सेन वंशी शासकों का विवरण प्राप्त होता है। और अगला है कि वांगनगर प्रशस्ति, ये कुमारपाल गुजरात के शासक से संबंधित है। इसका जो विषय है चालुक्य शासक कुमारपाल के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है।
अन्य अभिलेखों में शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेखों से रुद्रदामन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। सातवाहन नरेश पुलवामी का नासिक गुहालेख उसकी धार्मिक नीति की जानकारी प्रदान करता है। गैर सरकारी अभिलेखों में यवन शासक एंटियाल किट्स के राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख का उल्लेख किया जा सकता है, जिससे द्वितीय शती ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, मालवा नरेश यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख, पुलकेशियन द्वितीय का एहोल अभिलेख, भोज का ग्वालियर अभिलेख आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। कुछ अभिलेख मूर्तियों, ताम्रपत्रों आदि के ऊपर अंकित हैं, जिनसे इतिहास विषयक सामग्री प्राप्त होती है। एरर से प्राप्त वाराह प्रतिमा पर हूणराज तोरमाड़ का लेख अंकित है, जिससे उसके विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पूर्व मध्यकाल में शासन करने वाले विभिन्न राजपूत राजवंशों के लेख प्राप्त होते हैं। इनमें गुर्जर प्रतिहार का जोधपुर प्रशस्ति, पाल वंश का खालिमपुर लेख, देवपाल का मुंगेर लेख, नालंदा तथा भागलपुर का ताम्रपत्राभिलेख, विजय सेन की देवपाड़ा प्रशस्ति, जयसिंह की उदयपुर प्रशस्ति, चंदेल शासक धंग का खजुराहो लेख, चेदगढ़ का बनारस ताम्रपत्र लेख, गाहड़वाल शासक गोविंद चंद्र का कमौली लेख जो है, यशकर्ण का जबलपुर ताम्रलेख आदि का उल्लेख किया जा सकता है। दक्षिण भारत के पल्लव, चोल आदि प्रसिद्ध राजवंशों के लेखों से उनके इतिहास विशेष का ज्ञान प्राप्त होता है। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर अंकित लेख सबसे प्राचीन अभिलेख हैं, जो लगभग 2725 ईसा पूर्व के हैं, किंतु ये अभिलेख अभी तक अपडेट नहीं है, यानी कि इनको अभी तक लिखे तो गए हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका है। ये भाव चित्रात्मक लिपि में है, यानी कि इन पे जो लिखा गया है ना वो अक्षर नहीं है, उस पर चित्र अंकित है, उसके माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला हम लोगों का जो है स्रोत है वो सिक्के मुद्राएं हैं। अभिलेखों के पश्चात सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में विशिष्ट स्रोत के रूप में जाना जाता है। इनसे राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पक्षों का ज्ञान सरलता से प्राप्त होता है। विशेषतः 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की मदद से ही प्राप्त होता है। ये सिक्के विभिन्न धातुओं के मिश्रण या किसी एक धातु विशेष से बनाए जाते थे। भारत में सिक्कों की प्राचीनता 8वीं सदी ईसा पूर्व तक मानी जाती है, किंतु हमें नियमित रूप से सिक्के ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से मिलते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के की संज्ञा प्रदान की जाती है। इन पर कोई लेख अंकित नहीं मिलते हैं, इसमें यानी कि कोई लेख अंकित नहीं किया गया है, केवल उस पर ठप्पा मार के सिर्फ चिन्ह बनाए जाते थे। ये सिक्के अधिकतर चांदी के बने होते थे, जिन पर ठप्पा मारकर अलग से चिन्ह अंकित किया जाता था। ऐसे सिक्कों का प्रचलन 6वीं शताब्दी से आरंभ हुआ। इन सिक्कों को साहित्य में कारसाड़पर, पुराण, धरण, शतमान आदि की संज्ञा से विहित किया गया है। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में कर्नल कोल्डवेल को आहत सिक्के प्राप्त हुए थे। इन सिक्कों को आहत नाम इनकी निर्माण विधि के आधार पर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया। हिंदू यूनानियों को आगमन के साथ ही सिक्कों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। सर्वप्रथम लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन जो है हिंद एवं शासकों ने किया। कुछ मुद्राओं पर तिथियां अंकित होने से कालक्रम के निर्धारण में मदद मिलती है। सिक्कों से तत्कालीन संबंधित राजाओं की आर्थिक दशा, साम्राज्य सीमा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब आर्थिक दशा मतलब ये होता था कि अगर जो सिक्के हैं जैसे शुद्ध चांदी के बने हैं और एकदम शुद्ध सोने के बने हैं, तो इसका मतलब ये होता था कि राजा जो है आर्थिक रूप से संपन्न था, तो उसकी आर्थिक दशा का वो मिलता है। अगर उसमें जैसे चांदी में अगर से तांबा मिला है तो ये होता था कि राजा उसमें संपन्न नहीं था। और साम्राज्य सीमा यानी कि अगर उसके सिक्के एक ही जैसे अगर उसी राज्य के सिक्के कहीं जैसे दूसरी जगह से प्राप्त होते हैं, तो इसका मतलब होता था कि वहाँ तक उस राजा का साम्राज्य विस्तार है। और धार्मिक मतलब ये होता था कि किस देवी देवता का उस पर चित्र बना हुआ है। और सांस्कृतिक मतलब स्थिति से भी मतलब पता चलता था कि उसमें क्या उसके
किस आयोजन के लिए उसको बनाया गया था। आगे दिया गया है कि किसी काल में सिक्कों की अधिकता इस बात का सूचक है कि उस काल में व्यापार वाणिज्य अत्यधिक विकसित था, जबकि सिक्कों की कमी व्यापार वाणिज्य के पतन का संकेत है। मालव, यौधेय आदि गणराज्यों तथा पांचाल के मित्रवंशी शासकों के विषय में मुख्यतः सिक्कों से ही ज्ञान प्राप्त होता है। आगे है एक बॉक्स दिया गया जिसमें प्रमुख शिलालेख, स्तंभ लेख एवं ताम्र लेख दिया गया है। तो शिलालेख में है कि एरण स्तंभ लेख, ये समुद्रगुप्त शासक से संबंधित है और उसका स्थल है मध्य प्रदेश का सागर जिला। इसका विषय है कि इसमें समुद्रगुप्त को पृथु, राघव आदि राजाओं से बढ़कर दानी कहा गया है, जो प्रसन्न होने पर कुबेर तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था। अगला जो है स्तंभ लेख है मेहरौली स्तंभ लेख। इसमें शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और इसका स्थल जो है दिल्ली मेहरौली से है। इसमें विषय है कि इसमें चंद्र नामक किसी राजा अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन 3 श्लोकों के अंतर्गत किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा सिंधु के 7 मुखों को पार कर वहिलकों के प्रदेश को जीतने का वर्णन है। अगला स्तंभ लेख है बिलसद स्तंभ लेख। ये कुमारगुप्त से संबंधित है और इसका जो स्थल है उत्तर प्रदेश का एटा जिला है। इसमें विषय जो है ना, इसमें कुमारगुप्त एक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। यह कुमारगुप्त का प्रथम अभिलेख है। इसमें स्वामी महासेन कार्तिकेय के मंदिर तथा धर्म संघ बनवाए जाने का उल्लेख है। अगला स्तंभ लेख है मथुरा स्तंभ लेख। ये किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। इसका जो स्थान है उत्तर प्रदेश का मथुरा से है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम अभिलेख है। इसमें पाशुपत शय उदित्याचार का उल्लेख मिलता है। अगला स्तंभ लेख है एरण स्तंभ लेख। ये भानुगुप्त से संबंधित है। इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान है मध्य प्रदेश का सागर जिला है। इसका जो विषय है कि इसमें जो है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण प्राप्त होता है। आगे दिए गए है सोगौरा लेख। ये मौर्य काल से संबंधित है। इसका जो स्थान है उत्तर प्रदेश का गोरखपुर और उसका विषय कि यह मौर्य काल का एकमात्र ताम्र अभिलेख है। इसमें अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। अगला जो अभिलेख है महास्थान अभिलेख। ये मौर्यकालीन अभिलेख है। ये कहाँ से मिला है? ये पश्चिम बंगाल बोगरा जिले से मिला है। इसका विषय है कि इस अभिलेख में अपने क्षेत्र में महामात्यों द्वारा अकाल के समय लोगों की सहायता करने का उल्लेख है। अगला लेख है बांसखेड़ा लेख। ये हर्ष से संबंधित है। इसका स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर है। इसका विषय कि हर्षकालीन राजनीतिक दशा का वर्णन किया गया है। इसमें एक बॉक्स दिया गया है परीक्षा दृष्टि संबंधित है। इसमें दिया गया है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसको पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। अशोक के किस शिलालेख में यूनानी एवं आर्मेक लिपियों का प्रयोग हुआ है? किसमें? सरेकुना शिलालेख, जो कहाँ से प्राप्त हुआ है? कांधार से प्राप्त हुआ है। आहत सिक्कों की सबसे बड़ी निधि कहाँ से प्राप्त होती है? अमरावती से प्राप्त होती है। आहत सिक्कों को किसने पंचमार्क कहा है? किसने? जेम्स प्रिंसेप ने कहा है। सर्वप्रथम किसने आहत सिक्कों को आहत नाम दिया? वासुदेव शरण अग्रवाल ने दिया है। सर्वप्रथम किन शासकों ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन आरंभ किया है? हिंदू यूनानी शासकों ने किया था। सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के किन शासकों ने जारी किए? किसने? कुषाण शासकों ने किया था। किन शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए? मौर्य शासकों ने जारी किए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के किन शासकों ने प्रचलित किए? गुप्त शासकों ने। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम सिक्के किसने जारी किए, शुद्ध सोने के कौन जारी करता है, सोने का कौन जारी करता है और सर्वाधिक सिक्के कौन जारी करता है। ये सब एग्जाम में आता है तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और किस वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के प्रचलित किए थे? किसने? सातवाहनों ने। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। फारसी ईरान संपर्क के फलस्वरूप भारत में प्रचलित चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? क्या नाम दिया गया? सिगलोय नाम दिया गया था। अगला स्रोत हम लोगों का मृदभांड है। तो इसमें है कि प्राचीन भारत के इतिहास निर्माण में मृदभांडों का महत्वपूर्ण योगदान है। विशेषकर पाषाण काल से मौर्य काल तक के इतिहास के संदर्भ में मृदभांडों को पुरातत्व की वर्णमाला कहा जाता है। सबसे पहले हाथ से बने बर्तन प्रचलित हुए। सबसे पहले हाथ से बने सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला स्थित चौपानी मांडो से मध्य पाषाण काल के हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं।
सर्वप्रथम नवपाषाण काल में चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए गए। पाषाण काल से मौर्य काल तक, कब से? पाषाण काल से मौर्य काल तक की संस्कृतियों की अपनी अपनी विशिष्ट मृदभांड परंपरा रही है। नवपाषाण काल में डोरी छाप मृदभांड, चमकीले लाल, चमकीले काले मृदभांड प्रचलन में थे। विभिन्न ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की भिन्न भिन्न मृदभांड परंपराएं रही हैं। चित्रित धूसर मृदभांड पीजीडब्ल्यू, जिसकी खोज बीबी लाल ने की थी, इनकी कालावधि हड़प्पा सभ्यता के बाद से बुद्ध काल तक मानी जाती है। चित्रित धूसर मृदभांड परंपरा लौह काल के प्रारंभ से संबंधित है। इन मृदभांडों को आर्यों का प्रतिनिधि मृदभांड माना जाता है। उत्तरी काली पालिश मृदभांड की कालावधि जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल तक मानी जाती है। यह द्वितीय नगरीकरण से संबंधित मृदभांड है। इनकी प्राप्ति तक्षशिला से बंगाल तक हुई है। ये मृदभांड बेहद चमकीले हैं। इन्हें संभ्रांत वर्ग ही प्रयोग करता था। कौशाम्बी केंद्र से इन मृदभांडों का व्यापार भी होता था। अगला जो स्रोत है हम लोगों का स्मारक है। तो प्राचीन स्मारकों जैसे गुहाओं, मंदिरों एवं भवनों इत्यादि के आधार पर किसी काल विशेष की संस्कृति तथा कला का ज्ञान सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र इत्यादि स्थानों से प्राप्त भवनों के अवशेषों के आधार पर नगर निर्माण शैली का पता चलता है। इसी प्रकार नालंदा एवं विक्रमशिला के खंडहरों से इन स्थानों की गरिमा एवं भव्यता दृश्यमान होती है। अतरंजी खेड़ा नामक स्थल की खुदाई से देश में लोहे की प्राचीनता 1000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। पांडिचेरी के समीप स्थित अरिकामेड के उत्खनन में प्राप्त रोमन सिक्के, दीप का टुकड़ा, बर्तन आदि से ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत रोमन संबंधों का पता चलता है। तक्षशिला के उत्खनन से प्राप्त स्मारकों के अवशेषों से, कुषाण शासकों एवं पाटलिपुत्र में मिले भवनों के अवशेषों से मौर्य शासकों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारकों में जावा का बोरोबुदुर स्तूप, कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। इस प्रकार कला के माध्यम से हम भारत और विदेशों के सांस्कृतिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। अगला स्रोत दिया गया है मूर्तियों एवं चित्रकला। मूर्तियों एवं चित्रकला भी पुरातात्विक सामग्री के रूप में इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक सिद्ध होती हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एवं अन्य सैंधवकालीन स्थलों की खुदाई से प्राप्त कांसे की नित्ररत्न नारी मूर्ति जो मिली है, मातृ देवी की मूर्ति एवं पुजारी की मूर्ति आज से तत्कालीन समाज की धार्मिक भावना एवं सांस्कृतिक चेतना का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी प्रकार कुषाणों, गुप्त शासकों और गुप्तोत्तर काल की मूर्तियों से जनसाधारण की धार्मिक अवस्थाओं और मूर्ति कला के मूर्तिकला के विकास पर प्रकाश पड़ता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक मिलती है। अजंता और एलोरा की गुफाओं के अध्ययन से हमें प्राचीन भारतीय चित्रकला की विशेषताओं का पता चलता है। इसमें कुछ मुद्राएं दी गई हैं, उस पे मुद्राओं पर अंकित आकृति के विषय में दिया गया है। तो पहला जो है धर्मयुक्त ताम्र मुद्रा, उल्लू पक्षी के अंकन वाली मुद्रा जो है धर्मिकस या धर्मी उपाधि, ये किस शासक से संबंधित है? ये मिनांडर संबंधित है। जलयान आकृति युक्त सिक्का, ये किससे संबंधित है? यज्ञश्री सातकर्णी संबंधित है। शिव, उमा, नंदी एवं त्रिशूल आकृति अंकित सिक्का, ये बिंब कटविशेष से संबंधित है। शिव, स्कंद, कुमार, विष्णु अंकित मुद्रा जो है हुइस्क से संबंधित है। बीड़ा बजाते हुए अंकित शासक के सिक्के जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। व्याघ्र शैली या सिंह निहंता आकृति के जो सिक्के हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मयूर पर आसीन कार्तिकेय की आकृति अंकित सिक्का जो है कुमारगुप्त से संबंधित है। लक्ष्मी आकृति अंकित सिक्का जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है।
नंदी पर आसीन शिव पार्वती उमा माहेश्वर की आकृति अंकित मुद्रा जो है हर्ष से संबंधित है। सिक्कों का अध्ययन जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है इसको। आहत सिक्के का जो नामकरण है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा किया गया है। सर्वप्रथम आहत सिक्का कहाँ से मिला है? कोल्डवेल को कोयटम्बूर से मिला है। वो हिंद यमन शासकों का स्वर्ण व रजत सिक्का कहलाता था, क्रमशः स्टेटस एवं द्रह्म कहलाता था। सर्वप्रथम निकिल का सिक्का चलाया कौन चलाया था? आगादो क्लीज के द्वारा चलाया गया था। हनुमान जी का अंकन वाली मुद्रा चंदेल नरेश सुलक्षण वर्मा के द्वारा। पहली बार उमा का अंकन हुवेस के सिक्कों पर मिलता है। मुरलीधर कृष्ण के चित्र युक्त मुद्रा जो है चोल नरेश राजराज के सिक्कों पर मिलता है। घुड़सवार शैली का सर्वप्रथम सिक्का जो प्रचलित किया गया है शाही वंश के शासकों ने किया है। आगे हम लोगों को साहित्यिक स्रोत दिए गए हैं। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य की महती भूमिका होती है, किंतु साहित्यिक स्रोत जो है त्रुटियुक्त भी होते हैं। साहित्यिक विवरण अतिशयोक्तिपूर्ण एवं पूर्वाग्रह से प्रभावित होते हैं। इनमें तिथिक्रम एवं ऐतिहासिकता का अभाव होता है। इसके बावजूद साहित्य में बहुत ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश होता है जिनसे इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक साहित्य होते हैं, एक लौकिक साहित्य होते हैं। धार्मिक साहित्य को आगे और भी वर्गीकृत किया गया था, किसमें? ब्राह्मण साहित्य तो ब्राह्मणेतर साहित्य में। तो ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य आते हैं और ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य आते हैं। लौकिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, एक ऐतिहासिक हो के एक अर्ध ऐतिहासिक में। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ एवं ब्राह्मणेतर ग्रंथ आते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है? ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, धर्म ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद आते हैं, सूत्र आते हैं, पुराण आते हैं, वेदांग, स्मृति ग्रंथ एवं महाकाव्य आदि आते हैं। इसमें पहला है वेद। वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास थे। वेद पौरुषेय माने जाते हैं। वेदों की संख्या 4 है। इसमें है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद दिया गया पहला। तो ऋग्वेद में है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ से प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का अधिक और राजनैतिक जीवन का कम ज्ञान प्राप्त होता है। आर्यों ने ऋग्वेद की रचना 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच सप्त सैंधव प्रदेश में की। ऋग्वेद में 10 मंडल एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्रों में देवताओं की स्तुति है। कुछ मंत्रों में ही ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख है, जैसे एक स्थान पर दशराग युद्ध का प्रसंग प्राप्त होता है। इस युद्ध में भरत कबीले के नेता सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संग, पुरोहित इनके कौन थे? विश्वामित्र थे, और सुदास के जो पुरोहित थे वशिष्ठ थे। तो सुदास ने 10 राजाओं के संग को पराजित किया था। अगला है सामवेद। साम का अर्थ है गान। इसमें प्रमुख रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का समूह है। इसमें किसी ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगला वेद है यजुर्वेद। इसमें यज्ञों के विधि विधानों एवं नियमों का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद के 2 भाग, कृषि यजुर्वेद जो गद्य के रूप में है और शुक्ल यजुर्वेद है, ये पद्य के रूप में है। सभी वेद पद्य में है, किंतु यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों में है। इस ग्रंथ में भी ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव है। अगला जो है अथर्ववेद दिया गया है। तो अथर्ववेद में इसमें 731 सूक्त एवं 5967 मंत्र हैं। इसमें अंधविश्वासों तथा जादू टोना आदि का विवरण प्राप्त होता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। आगे बॉक्स में दिया गया है कि क्या आप जानते हैं कि महिला ऋषिकाएं में मंत्र दृष्टा ऋषियों के तुल्य नारियां भी वैदिक मंत्रों की दृष्टा थी। ऋग्वेद में ऐसी 21 ऋषिकाओं का उल्लेख है। इनके द्वारा दृष्ट मंत्र अधिकांशतः ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इन ऋषिकाओं के नाम अधोलिखित हैं, जैसे श्रद्धा, कामायनी, सची, पौलोमी, सारप्रागी, यमी, वैश्वती, देवजामय,
इंद्रमात्रा, इंद्राणी, शाश्वती, अंगिरसी, रोमसा ब्रह्मवादिनी, गोधारिष्का, उर्वशी, सूर्या सावित्री, अदिति, दाक्षायणी, घोषा काक्षीवती, अपालात्रेयी, नदीरिष्का, लोपामुद्रा, विश्वासुरा अत्रेयी, वाक आम्रणी, जहु ब्रह्मजाया, शर्मा रिष्का तथा यमी है। आगे दिया गया है कि इन्हें भी जानिए। वेद दिया गया है, वेद, ऋग्वेद, इसका उपयोग जो है आयुर्वेद है और इसके जो रचनाकार हैं धन्वंतरी हैं। विषय क्या है? विषय है चिकित्सा कार्यों से संबंधित है। और सामवेद, सामवेद का जो उपवेद है गंधर्व वेद, तो इसकी रचना किए थे भरत मुनि के द्वारा और इसका जो विषय है कला एवं संगीत से संबंध है। अगला वेद है यजुर्वेद, इसका जो उपवेद है धनुर्वेद है, इसके रचनाकार विश्वामित्र है। इसका विषय है कि युद्ध कला से संबंधित है। अगला जो वेद है अथर्ववेद है, इसका जो उपवेद है शिल्पवेद है, इसके रचनाकार जो है विश्वकर्मा है। इसका विषय जो है स्थापत्य कला भवन निर्माण से संबंधित है। तो वेद के बाद हम लोग आता है ब्राह्मण ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए कि ब्राह्मण ग्रंथों से उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है। इन्हें वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। वेदों की व्याख्या करने हेतु ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में हुई। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय एवं कौशिकी है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम तथा कुछ प्राचीन अभिषिक्त राजाओं के नाम प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं शतपथ एवं तैत्तिरीय हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि के राजाओं का विवरण प्राप्त होता है। प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ का स्थान आता है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचवीस, जैमिनी एवं छांदोग्य, जिसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है, गोपद ब्राह्मण है। इसमें कर्मकांडों के अतिरिक्त सामाजिक विषयों का वर्णन मिलता है। अगले जो ग्रंथ हम लोगों का आरण्यक है, आरण्य ग्रंथ। इन ग्रंथों की रचना एकांत जंगल में की गई है। आरण्यक जो मतलब ही होता है जंगल। तो आरण्यक ग्रंथों में दार्शनिक पक्षों का उल्लेख मिलता है। इन्हें रहस्य भी कहा गया है। इनका प्रमुख विषय प्राण विद्या है। प्रमुख आरण्यक ग्रंथ ऐतरेय, कौशिकी, तैत्तिरीय एवं जैमिनी आदि हैं, जिनसे कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला ग्रंथ है उपनिषद। आरण्यकों में जिन दार्शनिक विचारों का सूत्रपात होगा उनका विस्तृत एवं विकसित स्वरूप उपनिषदों में प्राप्त होता है। इन ग्रंथों में जीव, आत्मा, परमात्मा, कर्म, ब्रह्मा तथा सृष्टि से संबंधित दार्शनिक चिंतन आते हैं। इनका प्रमुख विषय आत्मविद्या है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। ये भारतीय दर्शन के मुख्य स्रोत हैं, जिनसे 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के मध्य की राजनीतिक इतिहास के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। उपनिषदों की रचना गंगा घाटी में की गई थी। कहाँ की गई थी? गंगा घाटी में। मुक्तिकोपनिषद में कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख हुआ है। शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। इन्हीं 10 उपनिषदों को प्राचीनतम व प्रमाणिक माना गया है, जैसे ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य एवं बृहदारण्यक है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है और सबसे छोटा उपनिषद जो है मांडूक्य उपनिषद है। मुगल काल में दाराशिकों ने काशी के कुछ पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर महान रहस्य या सिर्रे असरार रहस्यों का रहस्य नाम से करवाया था। अगले ग्रंथ है वेदांग। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये वेदों के शुद्ध उच्चारण तथा यज्ञ आदि में सहायक थे। प्रमुख वेदांग जो है सारणीगत है। पहला वेदांग है शिक्षा। इसका अंग है नासिका। तो इसका जो विषय है कि वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध वर्ण प्रयोग हेतु जो है निर्मित किया गया।
वैदिक शिक्षा के प्राचीनतम ग्रंथ हैं प्रातिशाख्य है। अगला जो वेदांग है कल्प है, इसका जो अंग है हाथ है। इसका जो विषय है वैदिक यज्ञों को संपन्न कराने एवं गृहस्थ आश्रम के उपयोगी कर्मों को करने के लिए विधि विधान वर्णित है इसमें। अगला जो है छंद है, वो इसका विषय जो है पैर है। इसमें जो वर्णन किया गया है इसके द्वारा वैदिक मंत्रों को ठीक ढंग से उच्चारण एवं पाठ करने की विधा का ज्ञान प्राप्त होता है। छंद पर रचित प्राचीनतम ग्रंथ जो है पिंगल मुनि का छंद शास्त्र है। अगला जो है निरुक्त है, इसमें जो विषय कान है। इसमें वर्णन किया गया है कि वेद के अर्थ को सरलता से जानने हेतु विधि नियम का प्रतिपादन किया गया है। वेद के कठिन संकलन जो है निघंटु नामक ग्रंथ में हुआ है। इन्हीं कठिन शब्दों की व्याख्या के लिए यास्क ने निरुक्त की रचना की। अगला जो है वेदांग जो हम लोगों का है व्याकरण है। अगला जो वेदांग है व्याकरण है, इसका जो अंग है मुख है। इसमें इसका जो विषय है कि भाषा संबंधी विषयों, नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। व्याकरण की प्राचीनतम रचना पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है। यह जो है वेदोत्तर संस्कृति साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना भी है। अगला वेदांग है ज्योतिष। इसका जो अंग है नेत्र है। इसमें जो विषय दिया गया है इसमें ब्रह्मांड, सौरमंडल, नक्षत्रों इत्यादि का वर्णन किया गया है। लगध मुनिकृत वेदांग ज्योतिष जो है ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें एक बॉक्स दिया गया है जिसमें जो है ब्राह्मण साहित्य दिए गए हैं, क्योंकि हम लोग पहले साहित्य स्रोत देखे थे। साहित्य स्रोत के को दो भागों में बांटा गया था, एक धार्मिक साहित्य में, एक लौकिक साहित्य में। तो धार्मिक साहित्य को दो भागों में आगे चलकर बांटा गया था, जिसमें ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य में। तो ब्राह्मण साहित्य को एक बॉक्स में दे दिया गया है। तो ब्राह्मण साहित्य पहले जो है वेद है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद को जो ब्राह्मण ग्रंथ है आयत्रेय है, कौशिकी है। इसके जो आरण्यक है तैत्रीय है। अगला वेद है यजुर्वेद। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्रीय है। इसका जो आरण्यक है ऐत्रेय है। और सामवेद है अगला वेद। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचविश है, छांदोग्य है, जैमिनी है। और इसका जो आरण्यक है सांख्यायन है, जैमिनी है। और अगला वेद है अथर्ववेद। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है और इसका जो आरण्यक है बृहदारण्यक है और कौशिकी है। तो आगे दिए गए हैं उपनिषद। उपनिषद में से ईश है, केन है, कठोपनिषद है, प्रश्न है, छांदोग्य है, मुंडक है, मांडूक्य है, श्वेताश्वर है, कौशिकी है, तैत्रीय है। वेदांग में हमारे 6 हैं। शिक्षा है, ज्योतिष है, छंद है, व्याकरण है, निरुक्त है, कल्पसूत्र है। महाकाव्य 2 हैं, रामायण है, महाभारत है। कल्पसूत्र के भी और भाग किए गए, जैसे श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल सूत्र। पुराण हमारे दिए गए हैं कि मत्स्य पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है, वायु पुराण है, भागवत पुराण है, गरुड़ पुराण है, अग्नि पुराण है, स्कंद पुराण है, पद्म पुराण है, नारदी पुराण है, वामन पुराण है, वाराह पुराण है, भविष्य पुराण है, पूर्ण पुराण है, शिव पुराण है, लिंग पुराण है, ब्रह्म वैवर्त पुराण है, ब्रह्मा पुराण है। इसमें जो आगे दिए गए हैं 5-6 पुराण, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें ग्रंथ में दिया गया है मनु स्मृति दिया गया है, याज्ञवल्क दिया गया है, नारद स्मृति है, पराशर है, बृहस्पति है, कात्यायन है, देवल है। कल्प नामक वेदांग में विभिन्न विधानों का संकलन है जो कल्पसूत्र के नाम से विख्यात है। ये छोटे छोटे वाक्यों में सूत्र रूप में लिखे गए हैं जिससे वैदिक साहित्य को व्यवहारिक उपयोग हेतु संक्षिप्त किया जा सके। कल्पसूत्र 4 भागों में विभक्त हैं। आगे दिए गए हैं 4 भाग इनके हैं। कौन कौन से? श्रौत सूत्र हैं। इसमें वेदों में वर्णित यज्ञ संबंधी नियमों का विवरण है। गृह सूत्र में इसमें मनुष्य के गृहस्थाश्रम से संबंध धार्मिक अनुष्ठानों एवं कर्तव्यों का वर्णन है। अगला सूत्र है धर्म सूत्र। इसमें सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक नियमों का विवरण है एवं चारों वर्णों तथा आश्रमों, धर्म, राजा के कर्तव्य आदि का उल्लेख है। ये भारतीय विधि के प्रारंभिक स्रोत हैं। इन्हीं से स्मृत ग्रंथों का विकास हुआ। अगला है शूल सूत्र। इसमें यज्ञ वेदियों को नापने
उसके स्थान चयन तथा उन्हें बनाने हेतु ब्यूरो प्राप्त होता है। भारतीय ज्यामिति का विकास इसी से हुआ है। ऐतिहासिक ऐतिहासिक दृष्टि से गृह सूत्र और धर्म सूत्र का अत्यधिक महत्व है। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन है। गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों, 8 प्रकार के विवाहों और 5 महायज्ञों का विवरण है। प्रोफेसर हॉपकिंस ने सूत्रों को विधि साहित्य के विकास में प्रथम चरण बताया है। इनमें वर्ण व्यवस्था संबंधी नियम, अनुलोम प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न जातियों आदि का उल्लेख है। आपस्तंभ ने 10 वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष के क्षत्रिय से श्रेष्ठतर बताया है। गौतम के अनुसार राजा अन्य सभी वर्णों का शासक है, किंतु वह ब्राह्मण वर्ण का शासक नहीं है। गौतम धर्मसूत्र में करों की एक लंबी सूची दी गई है। बौद्धायन के अनुसार कर प्रजा की आय का 6ठा भाग होना चाहिए। वशिष्ठ का कहना है कि राजा को प्रजा से वैधानिक कर के अतिरिक्त अन्य कोई धन लेने का अधिकार नहीं है। सूत्रों में ही विकसित न्यायदान प्रणाली का चित्र दिखाता है, परंतु यह प्रणाली जो है वर्ग भेद पर आधारित थी। अगले जो हम लोग वेद हैं महाकाव्य हैं। तो वैदिक साहित्य के पश्चात भारतीय साहित्य में रामायण एवं महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का उल्लेख मिलता है। आदि काव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। संभवतः रामायण का संकलन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ और अंतिम रूप गुप्त काल में दिया गया। इसमें 24,000 श्लोकों की संख्या होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। यह 7 कांडों में विभाजित है। रामायण में हिंदू एवं शकों के मध्य संघर्ष, कुरु, मद्र आदि राज्यों का उल्लेख भी प्राप्त होता है। कालांतर में रामायण का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। मुगल काल में अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने और शाहजहां के समय इब्न करण ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। किसमें? फारसी भाषा में। बांग्ला में रामायण का अनुवाद कृत्तिवास ने किया है। तमिल में कंबन ने रामायण को लिखा। इन्होंने अनुवाद नहीं किया है बल्कि रामायण को लिखा ही है। अगला जो हम लोग का महाभारत है। तो महाभारत की रचना वेद व्यास द्वारा की गई। परंपरानुरूप इसके लिपकार गणेश जी माने जाते हैं। वस्तुतः इस महाकाव्य का विकास अनेक सदियों के प्रयास का परिणाम था। इसके विकास का 3 स्वरूप माना जाता है, जिसका उल्लेख स्वयं महाभारत में हुआ है। जब इसमें 8,800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता, जब 24,000 श्लोक हुए तब भारत तथा 1,00,000 श्लोक होने के पर इसको सतसहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना गया। इसका रचना काल 5वीं शती ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक माना जाता है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं। इसके अतिरिक्त हरिवंश इसका परिशिष्ट है। इसको कहते हैं खिल पर्व, जिसमें कृष्ण वंश का विस्तृत उल्लेख है। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, यानी कि अध्याय है। इसी शांति पर्व में राजधर्म का विवेचन किया गया है। भीष्म पर्व का अंग गीता है। महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और काम शास्त्र कहा गया है। रचनाकार का दावा है कि धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष के विषय में जो इसमें है वह अन्यत्र कहीं नहीं है, लेकिन अन्यत्र जो है वह सब इसमें मौजूद है। महाभारत में शक, हूण, यवन, पारसिक राज्यों के साथ ही विदेह, मगध आदि राज्यों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अगला जो ग्रंथ है पुराण है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा ने भविष्य शैली में की थी। कौन शैली है? भविष्य शैली में की थी। ये इसको आप लोग याद कर लिए, ये शैली नहीं है। तो ज्यादातर पुराण जो है 3री-4थी ईस्वी में लिखे गए। इनकी संख्या 18 है। सर्वप्रथम पॉजिटर महोदय ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व के विषय में बताया। यफी पॉजिटर एक ब्रिटिश विद्वान था जो भारत में एक सिविल सेवक के रूप में आया था। यह 1887 में कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद पर कार्यरत था। इसने एशियंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन नामक पुस्तक लिखी थी। भारतीय ऐतिहासिक तथ्यों का सबसे उत्कृष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान जो है पुराणों में प्राप्त होता है। क्या? भारतीय जो इतिहास की जानकारी मिलती है।
18 पुराणों में से केवल 5 में ही, मत्स्य में, वायु में, विष्णु में, भागवत में, ब्रह्मांड में राजाओं की वंशावलियाँ पाई जाती हैं। आगे बॉक्स दिए गए हैं, इसमें पुराण दिए गए हैं और राजवंश दिए गए हैं। तो विष्णु पुराण में मौर्य वंश के लिए, मत्स्य पुराण जो है सबसे अधिक प्रमाणिक और प्राचीन है। इसमें जो राजवंश है आंध्र सातवाहन का उल्लेख मिलता है। इसमें वायु पुराण में गुप्तों के विषय में जानकारी मिलती है। अगला बॉक्स दिया गया, इन्हें भी जानिए। तो अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए। किसमें? अमर कोश में। इसमें दिए गया है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनोन्तराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। यानी कि जो है सर्ग क्या है कि जगत की सृष्टि के विषय में दिए गया है। प्रतिसर्ग में इसका विषय है कि प्रलय के पश्चात जगत की पुनः सृष्टि। वंश ऋषियों एवं देवताओं की वंशावली दी गई है। मनवंतर में कल्प के महायुगों का वर्णन दिया गया, अर्थात 14 मनु के काल का वर्णन दिया गया है। वंशानुचरित में सूर्य चंद्रादि वंशी चरित्र दिया गया है। अगला जो हम लोगों का ग्रंथ है स्मृतियां हैं। तो इसमें है कि धर्म सूत्रों से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। किससे? धर्म सूत्रों से हुआ है। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में स्मृतियां एक प्रमुख स्रोत हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो है स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। इसकी रचना 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के मध्य हुई है। मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। इसके अध्ययन से शुंग कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ज्ञातव्य है कि मनुस्मृति में विधवा का पुनर्विवाह वर्जित किया गया है, जबकि विदेशियों को भारतीय समाज में व्रात क्षत्रियों का स्तर प्रदान किया गया है। अन्य प्रमुख स्मृतियों में नारद, कात्यायन, बृहस्पति, देवल स्मृति आदि हैं। जहाँ धर्म सूत्रों की रचना गद्य में की गई है, वहीं स्मृतियों को पद्य में लिखा गया है। केवल विष्णु स्मृति जो है गद्य में रचित है। आगे बॉक्स दिए गया है कि विभिन्न कालों से संबंधित स्मृतियां। तो शुंग काल से जो संबंधित स्मृति है मनुस्मृति है, और गुप्त काल से संबंधित जो है नारद स्मृति है, पराशर स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है, कात्यायन स्मृति है, विष्णु स्मृति है। और पूर्व मध्यकाल जो संबंधित स्मृतियां हैं देवल स्मृति है। स्मृतियों के टीकाकार दिए गए हैं। तो स्मृति जो है मनुस्मृति, इसके जो टीकाकार हैं भारुचि हैं, मेघातिथि हैं, गोविंदराज हैं, कुल्लू भट्ट हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार हैं विश्वरूप हैं, विज्ञानेश्वर हैं, अपरार्क हैं, कोकड़ के शिलाहार वंश के शासक थे। नारद स्मृति के टीकाकार जो असहाय हैं। वो आगे हम लोग दिए गया कि ब्राह्मणेतर साहित्य, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के धर्म ग्रंथ आते हैं, जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ आते हैं। तो अगला आगे दिए गया है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ दिए गया है। तो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण जो है बौद्ध धर्म ग्रंथ या साहित्य महत्वपूर्ण है। जहाँ ब्राह्मण ग्रंथ जो है प्रकाश नहीं डालते, वहाँ बौद्ध ग्रंथों से हमें तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। त्रिपिटक, इसमें दिया गया कि यह सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है रिजडेविडस और बुलर ने बौद्धिस्ट इंडिया में किया गया। इसके अंतर्गत सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक आते हैं। सूत पिटक में राजा के चुनाव का उल्लेख है और राजा के लिए महासम्मत शब्द का प्रयोग हुआ है। दीघ निकाय में राजा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों का उल्लेख है। अशोक के धम्म में जिन धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख हुआ है वे दीघ निकाय के एक भाग सिंगालोवाद सूत्र में वर्णित है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत जो है विमानवत्थु है। दीघ निकाय के ही अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध द्वारा सुभद्र को कुशीनारा में दिए गए उनके अंतिम उपदेश वर्णित है। कौन से अंतिम उपदेश वर्णित किए गए हैं? इस बॉक्स में त्रिपिटक के विषय में एक दृष्टि दी गई है। तो इसमें त्रिपिटक पहला जो है सूत पिटक है। इसका जो विषय है कि बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत व धर्मोपदेश है। इसका जो भाग है दीघ निकाय है, मंजिम निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, संयुक्त निकाय है, खुद्दक निकाय है, और इसका जो भाष्य है महाअट्टकथा है। अगला जो है विनय पिटक है।
विनय पिटक के जो है बौद्ध संघ संबंधी नियम दिए गए हैं। तो इनके जो निकाय हैं उसमें शुद्ध विभंग है, खंडका है, परिवार है, प्रश्नोत्तरी है। इसके जो भाष्य हैं कुरुंदी हैं। अगला जो हम लोग पिटक है अभिधम पिटक है। इसका जो विषय है बौद्ध दर्शन है और इसके जो भाग हैं धम्म संगड़ी है, धम्म संगड़ विभंग है, धातु कथा युगल पंचयती है, कथावतु यमक पट्ठान है और इसके जो भाष्य हैं महापच्चरी हैं। बौद्ध ग्रंथ मंजिम निकाय में ही बुद्ध और महावीर के मुलाकात का उल्लेख मिलता है। इसी में प्रसेनजित का यह कथन उल्लिखित है कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी, बुद्ध 80 वर्ष के हैं और मैं भी। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। खुद्दक निकाय का एक भाग जातक है जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों संबंधी लगभग 550 कहानियां दी गई हैं। बुद्ध की जीवनी निधान गाथा नाम से बुद्ध घोष ने लिखी। इसी में सर्वप्रथम बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश जिनकी रचना श्रीलंका में हुई थी की तुलना ब्राह्मण साहित्य के पुराणों से की जाती है। इनसे मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार दिव्योदान नामक ग्रंथ से अशोक के उत्तराधिकारियों व शुंग शासकों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। नागसेन कृत मिलिंद पन्नों से हिंद यवन शासक मिनांडर के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। जैन धर्म ग्रंथ साहित्य। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई। इन ग्रंथों से भी प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा? आगम। आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण एवं 6 छंद सूत्र आते हैं। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भगवती सूत्र से महावीर की शिक्षाओं पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है कल्प सूत्र से ही ज्ञात होता है जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। नायद मक्का में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। परशिष्ट वर्मण एवं भद्रबाहु चरित से चंद्रगुप्त मौर्य एवं मौर्यकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। अगला हम लोगों का है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं जिनसे प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। लौकिक साहित्य से संबंध प्रमुख ग्रंथों के विषयों को परीक्षापयोगी दृष्टि से सारणीबद्ध किया गया है। पहला ग्रंथ है अर्थशास्त्र। इसके लेखक जो है कौटिल्य हैं। इसका जो विषय है इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं। इससे मौर्यकालीन इतिहास, राजनीति और चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था पर विशद प्रकाश पड़ता है। जो दिए गए 15 अधिकरण और 180 प्रकरण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है कि कितने अधिकरण में इसमें दे देगा कि अर्थशास्त्र जो है 20 अधिकरण में है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगला है अष्टाध्यायी। इसके जो लेखक पाणिनि है, इसका जो विषय है यह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसमें 8 अध्याय हैं। वह 4 पादों में विभक्त है। इससे मौर्य काल से पूर्व के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। इसको आप ध्यान रखिए। अगला जो ग्रंथ है नीतिशास्त्र। इसके जो लेखक है कामंदक हैं। इसका जो विषय है अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का वर्णन दिया गया है। अगला ग्रंथ है राज तरंगड़ी है। ये 12वीं सदी का ग्रंथ है। इसके जो रचयिता हैं कल्हड़ है। इसका जो विषय है कि सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। किसमें लिखा गया है? इसकी भाषा जो है संस्कृत में लिखी गई है। इसमें आदिकाल से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के प्रत्येक शासक की राजनीतिक घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन है। अगला जो ग्रंथ है रसमाला एवं कीर्त कौमुदी है। इसके जो लेखक हैं सोमेश्वर हैं। इसका जो विषय है कि गुजरात के चालुक्य वंश का इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला ग्रंथ है महाभाष्य। इसके जो लेखक है पतंजलि है। इसमें शुंगों के इतिहास का वर्णन मिलता है और पतंजलि जो है ना, ये शुंगों के जो है पुरोहित थे। और अगला जो ग्रंथ है गार्गी संहिता है। ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। इसके लेखक गार्गी हैं। इसका जो विषय है इसमें हिंद यवनों द्वारा साकेत, पांचाल, मथुरा तथा कुसुम ध्वज यानी कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। माल विकाग्न मित्रम दिया गया है। इसके जो लेखक है कालिदास हैं। इसका जो विषय है कि शुंग कालीन राजनीतिक नाटक परिस्थितियों का विवरण प्राप्त होता है। अगला ग्रंथ है स्वप्नवास दत्ता।
इसके लेखक भास हैं। इसका जो विषय है गुप्त काल की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। अगला जो है बुद्धचरित है, इसके लेखक जो है अश्व घोष है। इसका जो विषय है कि गौतम बुद्ध के चरित्र का विशद वर्णन प्राप्त होता है। अगला ग्रंथ है हर्षचरित है, इसके लेखक जो बाण भट्ट हैं। इसमें है कि हर्षकालीन सभ्यता, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन की झांकी मिलती है। विक्रमांक देव चरित, इसके लेखक जो है बिल्हड़ है। इसमें है कि चालुक्य नरेश विक्रमादित्य खष्ट की उपलब्धियों का चित्रण हुआ है। और अगला ग्रंथ है गौड़वाहो, तो इसके जो लेखक है वागपति राज हैं। इसमें कि कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजयों का वर्णन मिलता है। अगला ग्रंथ है नवसाह सांक चरित, तो इसके लेखक हैं पद्मगुप्त हैं। इसमें जो विषय है कि इस ग्रंथ में मालवा के जो है परमार वंश की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अगला ग्रंथ है मत विलास प्रसन्न, तो इसके लेखक हैं महेंद्र वर्मन है। और कौन है ये पल्लव नरेश हैं। तो इसका जो विषय है कि इसमें बौद्धों एवं कापालिकों की हंसी उड़ाई गई है। इसमें पुलिस व न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है। बृहद कथा, इसके लेखक गुणाढ्य हैं। इसकी रचना जो है पैशाची प्राकृतिक भाषा में की गई। यह आंध्र का महाभारत के रूप में विख्यात है। अगला ग्रंथ है सेतुबंध, तो इसके जो लेखक हैं प्रवर सेन द्वितीय हैं। ये हैं वाकाटक नरेश हैं। इसमें राम की लंका विजय वर्णित है। अगला ग्रंथ है हरिकेल नाटक, तो इसके लेखक हैं विग्रहराज, चौहान वंश के शासक हैं ये। इस नाटक की कुछ पंक्तियां जो हैं अजमेर स्थित 2.5 दिन के झोपड़ा मस्जिद पर उत्कीर्ण हैं। अगला है कि रामचरित, इसके जो लेखक हैं संध्याकार नंदी हैं। तो इसमें जो है इसमें बंगाल के पाल वंशी शासक रामपाल का वर्णन राम के रूप में किया गया है। संध्याकार नंदी स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। अगले जो ग्रंथ है पृथ्वीराज आशु है, इसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। यह हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। अगला जो ग्रंथ है मिताक्षरा है, इसके लेखक जो है विज्ञानेश्वर है। इसका विषय जो है यह याज्ञवल्क्य की स्मृति पर लिखी गई टीका है। इसमें पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार जन्म से ही माना गया है। पुत्र जो है पिता से संपत्ति का बंटवारा उसके जीवन काल में ही करा सकता है। यह नियम बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में मान्य था। अगला है दाय भाग, तो इसके लेखक है जीमूत वाहन। मिताक्षरा के विपरीत इसमें यह उल्लिखित है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। यह नियम बंगाल व असम में मान था। ये दोनों जो मिताक्षरा और दाय भाग, इसके जो विषय दिए गए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एग्जाम में देता है उल्टा करके देता है। मिताक्षरा का जो विषय है दाय भाग का दे देता है, दाय भाग का जो विषय है मिताक्षरा में दे देता है। तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसको आप लोग इसको बड़े ध्यान से इसको याद कर लीजिए। विदेशी यात्री एवं लेखक दिए गए हैं। तो पहले जो विदेशी यात्री लेखक वो हैं यूनानी लेखक हैं। तो इनमें कौन कौन से, इनमें हैं सिकंदर के भारत आगमन से पूर्व के यूनानी लेखक। इसमें हैं स्काईलैक्स, इकैटियस, हेरोडोटस, टेसियस, जो सिकंदर से पूर्व के आए थे। और सिकंदर के साथ आने वाले कौन से थे, निर्याकस थे, अनेसिक क्रिटस हैं, अरिस्टोबुलस हैं। और सिकंदर के बाद जो भारत पर आए थे कौन कौन थे, मेखस्तनीज हैं, डायोनिसियस हैं, प्लिनी है, टालमी है। और अगला है चीनी लेखक। चीनी लेखक में फायान है, संयुगन है, वेनसांग है, इक्सिंग है, मतवालिन है, चाउजुकुआ है। और एक है तिब्बती लेखक जो हैं तारानाथ है। इसमें अरबी लेखक में हमारे हैं अलमसूदी है, सुलेमान है, अलबरूनी है, इब्न बतूता है। विदेशी यात्रियों एवं लेखों का विवरण दिया गया है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त कराने में विदेशी यात्रियों तथा लेखकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश और वर्धन वंश के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी विदेशी यात्रियों के विवरणों से ही प्राप्त हुई है। विदेशी यात्रियों के विवरणों से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक दशा का विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। इनका सारणीगत संक्षिप्त सार संकलन अधोलिखित है। जैसे निर्याकस ये कब आए थे, 326 ईसा पूर्व में आए थे। देश कहाँ से आए थे, यूनान से आए थे। इनका जो विशिष्ट तथ्य है यह सिकंदर के जल सेना अध्यक्ष के रूप में भारत आया था। अगला है आनेसी क्रिटस है। ये कब आए थे, 326 ईसा पूर्व में आए थे। कौन थे, ये यूनानी थे। इनके जो विषय में है कि यह सिकंदर की जीवनी लिखा गया था इनके द्वारा। अगले हैं अरिस्टोबुलस हैं। इनका जो
कालक्रम है 326 ईसा पूर्व है। कहाँ से आए थे? यूनान से आए थे। इसने हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तिका लिखा था। अगले हैं मेगास्थनीज हैं। कब आए थे? 303 ईसा पूर्व में आए थे। कहाँ से? यूनान से आए थे। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तथा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है। अगले जो यात्री हैं डायमेकस हैं। ये कब आए थे? ये 285 ईसा पूर्व में सीरिया से आए थे। इसे सीरिया शासक एंटियोकस ने राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगले यात्री हैं डायनोसियस हैं। कब आए थे? 285 ईसा पूर्व में मिस्र से आए थे। यह मिस्र नरेश टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था तथा अशोक के दरबार में आया था। अगले यात्री हैं फायाना हैं। इनका जो काल था 399 ईस्वी से 414 ईस्वी में। कहाँ से आए थे? चीन से। इनके विषय में जो दिएगा कि यह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति का उल्लेख किया तथा यहाँ की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। अगले यात्री हैं सुंगयुन हैं। इनका जो कालक्रम है 518 ईस्वी है। कहाँ से आए थे? चीन से। इनके विषय में दिया है कि इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध ग्रंथ की प्रतियां एकत्रित किया था। अगले यात्री हैं वेनसांग। इनका जो काल है 629 ईस्वी से 645 ईस्वी। कहाँ से आए थे? चीन से। इनके जो विषय में दिया गया है, इसका यात्रा वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। इससे हर्षकालीन भारत के समाज, धर्म एवं राजनीति पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। अगले यात्री हैं सिंह। इनका जो काल है 671 ईस्वी से 675 ईस्वी में। कहाँ से आए थे? चीन से। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक ए रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन एज प्रैक्टिस इन इंडिया में मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित विवरण है। अगले यात्री हैं अलमसूदी हैं। इनका जो काल था 943 ईस्वी से 10वीं सदी में। ये कहाँ से आए थे? बगदाद से आए थे। इनके विषय में जो दिया गया है 10वीं शताब्दी में महिपाल के समय में भारत आया। अलमसूदी ने गुर्जर पतिहार राज्य को अलजूज एवं महिपाल को बौरा कहा। अगले यात्री हैं सुलेमान हैं। ये कब आए थे? 9वीं सदी में आए थे। कब? 1851 में। कहाँ से आए थे? अरब से आए थे। यह 9वीं सदी में गुर्जर पतिहार शासक मिहिर भोज एवं राष्ट्रकूट शासक अमोक वर्ष प्रथम के समय में भारत आया था। सुलेमान के अनुसार मिहिर भोज जो है अरबों का घोर शत्रु था। अगले यात्री हैं अलबरूनी अबूरे हान। कब आए थे? 11वीं सदी में। कहाँ से आए थे? ख्वारिज़्म खीवा से आए थे। इनके विषय में कि 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ उसके कन्नौज अभियान के समय भारत आया। मूलतः अरबी भाषा में लिखी उसकी पुस्तक ताकीके हिंद का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सांची ने किया था। ताकीके हिंद भारत की खोज में भारतीय भूगोल, ज्योतिष, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, धार्मिक जीवन एवं दर्शन, सामाजिक रीति रिवाजों का आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। अगले यात्री हैं इब्न बतूता हैं। ये कब आए थे? 1333 ईस्वी में आए थे। उज्बेकिस्तान, मोरक्को, अफ्रीका इनके द्वारा यात्रा किए गए था और मूलतः थे मोरक्को से। इसका यात्रा विवरण जो है रेहला नाम से प्रसिद्ध है। एक यहाँ पर थोड़ा गलती होगी, जो उज्बेकिस्तान दिए गया ना, ये अलबरूनी और अबू रेहान के विषय में दिया गया है कि उज्बेकिस्तान से आए थे, जबकि इब्न बतूता के विषय में मोरक्को, अफ्रीका दिया गया है। तो अगले यात्री हैं तारानाथ। ये कहाँ? इनका जो कालक्रम है 12वीं सदी का है। तो कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। इसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ में भारत संबंधी विवरण प्रस्तुत किया है। एक वास्तु एवं शिल्प शास्त्र संबंधी ग्रंथ दिया गया है। तो पहला ग्रंथ है युक्तकल्पतरु। इसके लेखक जो है परमार नरेश भोज हैं। इसके विषय में दिया गया है कि इसमें विविध प्रकार की नौकाओं का वर्णन दिया गया है। अगला ग्रंथ है सम्रांगण सूत्रधार। इसके जो लेखक हैं परमार नरेश भोज हैं। इसमें जो है विमान विद्या, यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी का वर्णन है। यांत्रिक दरबान व सिपाही रोबोट का भी उल्लेख मिलता है। अगला ग्रंथ है मानसोलास। इसके लेखक जो है चालुक्य नरेश सोमेश्वर तिथि। इनके विषय में है कि इसमें राजा के 100 विनोदों का उल्लेख है। अगला जो ग्रंथ है
अपराजित परीक्षा है, इसके लेखक जो है भुवन देव हैं। इसके विषय में दिए गया है कि विश्वकर्मा और उनके पुत्र अपराजित के बीच वार्तालाप दिया गया है। अगला ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। इसके लेखक के विषय में जानकारी नहीं दी गई है। इसके विषय में दिया गया है कि विष्णु पुराण का परिशिष्ट माना जाता है। यह है कि सिकंदर के भारत आगमन से पूर्व के यूनानी लेखक एक दृष्टि में, तो मतलब जो सिकंदर से पूर्व आए थे कौन थे? स्काईलैक्स आए थे। कब आए थे? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। प्रथम ज्ञात यूनानी है जिसने भारत भूमि पर कदम रखा था। हखावनी ईरानी सम्राट दारा प्रथम के निर्देश पर सिंधु नदी की खोज में भारत आया था। अगले जो यात्री हैं, जो लेखक हैं, हिकैटियस मिलेटस नामक लेखक ने एक भूगोल की पुस्तक जस्ट पीरियड्स पृथ्वी का वर्णन लिखा जिसमें सिंधु प्रदेश का विवरण उपलब्ध है। अगले जो लेखक हैं हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इतिहास का पिता के नाम से प्रसिद्ध है। इसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में भारत फारस संबंधों का वर्णन दिया गया है। अगले जो लेखक हैं टेसियस, यह ईरान का जो है राजवैद्य था। इसने ईरानी अधिकारियों द्वारा भारत के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। अगले जो लेखक हैं प्लिनी हैं। इनका जो काल था 23 से 79 ईस्वी में। इसने क्या किया था? अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में भारत को बहुमूल्य पत्थरों एवं रत्नों का उत्पादक बताया है। इसमें जो है भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि का वर्णन है। अगले जो लेखक हैं टालमी हैं। कब आए थे? 2री सदी ईस्वी में। इनकी जो पुस्तक है वो फेमस है। कौन सी है? भारत का भूगोल है। इसमें भारत की प्रमुख नदियों का उल्लेख किया गया है। अगले जो लेखक हैं पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। कब है? 80 ईस्वी में। ये लेखक नहीं है, ये पुस्तक है। इस जो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी नामक पुस्तक का लेखक जो है अज्ञात ग्रीक नाविक था जिसने लाल सागर से लेकर भारतीय समुद्र तट की यात्रा की थी। पेरिप्लस में ही पाश्चात्य जगत में रोम साम्राज्य को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है। चीनी यात्री भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? किस नाम से? यिनतुक नाम से करते हैं। अरब आक्रमण के समय सिंध की दशा का वर्णन कौन सा ग्रंथ करता है? कौन सा करता है? चशनामा करता है। ये खूफी द्वारा अनुदित है। वो हर्ष के पूर्वी अभियानों का विवरण कौन देता है? मक्तवालिन देता है। और चीनी यात्री चाउ जुकुआ किस वंश का उल्लेख करता है? कौन सा? चोलों के वंश का उल्लेख करता है। ईरान का राजवैद्य की संज्ञा किसे दी जाती है? टेसियस को दी जाती, जो यूनानी था। और वेनसांग की जीवनी किसने लिखी थी? उसके मित्र व्हीली ने लिखी थी। और मूसिक वंश नामक ग्रंथ से किस क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त होता है? किससे? केरल का। इस तरह हम लोगों को जो सब्जेक्टिव दिया गया था वो हम लोगों का खत्म हो गया। अब हम लोग जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि सुमेलित कीजिए, दिया गया है। पाणिनि के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है अष्टाध्यायी लिखी गई है। वात्स्यायन के द्वारा कामसूत्र लिखी गई है। चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र लिखी गई है। कल्हड़ द्वारा राज तरंगड़ी लिखी गई है। तो इस तरह हमारा क्या बन जाएगा? हमारा 3 1 4 2 बन रहा, तुम्हारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है कि मंदिर के प्राचीनतम प्रमाण किस काल से प्राप्त होते हैं? दिया गया मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, हर्ष काल। बताइए। तो जो मंदिर के प्राचीनतम जो प्रमाण मिलते हैं ना, गुप्त काल से मिलते हैं। सुमेलित करना है तो सूर्य मंदिर कहाँ भैया? सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर आप लोग जानते हैं भुवनेश्वर में है। हवा महल कहाँ है? जयपुर में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ है? कर्नाटक में है। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा 2 4 3 1 बन रहा है। हमारा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला है कि शून्य का आविष्कार किया था, किसने किया? दिए गए आर्यभट्ट ने, वाराहमिहिर ने, भास्कर प्रथम ने, किसी अज्ञात भारतीय ने। बताइए। तो जो शून्य का आविष्कार किया गया था ना वो किसी अज्ञात भारतीय के द्वारा किया गया। तो हमारा विकल्प जो डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें दिया गया है कि गुप्त वंश का जो है अभिलेख कहाँ? ये है देवगढ़ संबंधित है। चंदेल का खजुराहो संबंधित है। चालुक्य का बादामी जगह से संबंधित है। पल्लव का
पनमलय से संबंधित है, तो क्या बन जाएगा हमारा? हमारा 4 3 1 2 पर हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची को सूची 2 से मिलाना है। इसमें नहीं, इसमें बताना है कि कौन सा नीचे दिए कौन सा माना सुमेलित है। इसमें मृच्छकटियम, मृच्छकटियम जो है ये सूत्र की रचना है, तुम्हारा सुमेलित है। बुद्ध चरित ये हमारा सुमेलित नहीं है भैया, बुद्ध चरित ये सुमेलित नहीं है, ये वसुबंधु के द्वारा नहीं लिखी गई है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के द्वारा, हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा। इससे हमारा 1 3 4 सुमेलित है, हमारा विकल्प जो है बी बन जाए। बुद्ध चरित जो है अश्वघोष की रचना है, आप लोग जानते ही हैं। अगला हम देखते हैं हम लोग, दिया गया है कि निम्नलिखित में याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार नहीं है। दिया गया है विश्वरूप, अपरार्क, विज्ञानेश्वर, कुल्लू भट्ट। बताइए, तो इसमें जो है याज्ञवल्क्य स्मृति के जो टीकाकार है ना, कुल्लूक भट्ट नहीं है, तुम्हारा विकल्प डी हो जाए, क्योंकि इसमें विश्वरूप भी है, अपरार्क भी है, विज्ञानेश्वर भी है। तो अगला हम लोग है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वराहमिहिर की रचना कौन सी है? वराहमिहिर की जो ग्रंथ है आप लोग जानते हैं कि बृहत संहिता है। अभी हम लोग पीछे देखें, विशाख दत्त की जो रचना है देवी चंद्र गुप्तम है, देवी चंद्र गुप्तम है। सूत्र की रचना जो है मृच्छकटियम है, ये होगा हमारा। बिल्हड़ की रचना जो है विक्रमांक देवचरित है हमारा। तीसरा हमारा क्या बना? हमारा 3 4 2 5 पर हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिए गए, कंबन का रामायण किस भाषा का क्लासिकल साहित्य? दिए गए तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़। तो इसमें जो कंबन का रामायण है ना, वो तमिल भाषा का क्लासिकल साहित्य, विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? पाणिनि को, मनु को, कौटिल्य को, कपिल को। तो इसमें जो है मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। अगला है कि लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के निम्न में से किस पदों का विशेष ज्ञान प्राप्त होता है? दिए गया संस्कृत क्षेत्र के विस्तार का, संस्कृति के आकार का, संस्कृति के स्वरूप का, संस्कृति कालक्रम का। जो लंबवत होता है ना, उससे हम लोगों का कालक्रम का पता चलता है। हमारा विकल्प जो है डी हो जाएगा। अगला दिए गए पुस्तक द विंडर दैट वॉज इंडिया के रचनाकार हैं। दिए गए विलियम जोन्स, H.H. विल्सन, होलब्रुक, एल बॉसम। तो इसके जो लेखक हैं एल बॉसम है। अगला हम लोगों का सूची को सूची 2 से मिलाना है। दिए गया है, और एक तरफ स्थान दिए गए, तरफ स्मारक दिए गया है। तो एलिफेंटा, एलिफेंटा कहाँ मिला है? एलिफेंटा जो है ये गुफा है। श्रवणबेलगोला क्या है? एक मूर्ति है, यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है। खजुराहो जो है ये क्या है? ये मंदिर है। सांची जो है स्तूप है। इस तरह हमारा 3 4 2 1 हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर जिसने वृहत संहिता की रचना की किस काल से संबंधित है? दिए गया शुंग काल, मौर्य काल, गुप्त काल, राजपूत काल। बताइए, तो जो वराहमिहिर है ना, गुप्त काल संबंधित है, विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला दिया गया कि प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ निम्न जनपदों में से किस एक में उपस्थित है? दिए गया उज्जैन में, मथुरा में, सीतापुर में, जबलपुर। बताइए, तो नैमिषारण्य जो है इस सीतापुर से संबंधित है, ये सीतापुर जनपद में स्थित है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? दिए गया है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, लल। बताइए, तो बीजगणित के क्षेत्र में जिनका अहम योगदान है उनको जाना जाता है भास्कर है, तो विकल्प हमारा सी हो जाएगा। पहले में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ दिए क्या है कि रचनाएं, एक तरफ उनके विषय दिए गया है। तो अष्टांग संग्रह है, तो इनका विषय क्या है? इनका विषय है आयुर्विज्ञान है। 10 रूपक का जो विषय है नाट्यकला है। लीलावती विषय जो है गणित है। महाभारत का जो विषय है व्याकरण है। तीसरा में क्या बन जाएगा? 4 1 3 2 पर हमारा विकल्प जो है बी हो जाएगा। अगला देखते हैं कि कायस्थों का सर्वप्रथम एक जात के रूप में उल्लेख हुआ है किसमें? मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य स्मृति में, नारद स्मृति में, पराशर स्मृति में। बताइए, तो जो याज्ञवल्क्य में हुआ है ना, इनका जो उल्लेख हुआ है कायस्थ का प्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में हुआ है। अगला है सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया गया है दरबारी कवि दिए गए, एक तरफ राजा दिए गया है। तो अमीर खुसरो,
अलाउद्दीन खिलजी संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय संबंधित है, हर्षेण समुद्रगुप्त संबंधित है, बाणभट्ट हर्षवर्धन से। इस तरह हमारा 4 1 2 3 बार हमारा विकल्प भी हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है। दिए गया मेघातिथि, गोविंदराज, भरूची, अपरार्क। बताइए। जो अपरार्क है ना, ये मनुस्मृति के टीकाकार नहीं है, तो विकल्प हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ दिए गए हैं लेखक, एक तरफ दिए गए हैं ग्रंथ दिए गया है। तो सर्ववर्मा जो है, इनका जो ग्रंथ है वो कातंत्र है, और सूत्र का मृच्छकटिकम है, विज्ञानेश्वर को जो है मिताक्षरा है, कल्हड़ जो है राज तरंगड़ी है। तो इस तरह हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन रहा है 4 3 1 2 बन रहा है। तो हमारा देख लेते हैं 4 3 1 2, हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गया है कि महापाषाण काल संस्कृति संबद्ध। दिए गया तांबे से, कांच से, पीतल से, लोहा से। तो जो महापाषाण संस्कृति है ना, वो लोहा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि गंगा घाटी की नारहन संस्कृति संबंधित है। दिए गया मध्य पाषाणिक से, नव पाषाणिक से, ताम्र पाषाणिक से, प्रारंभिक इतिहास। बताइए। तो नारहन संस्कृति जो है ना, ये ताम्र पाषाणिक से संबंधित है। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में सूची को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ दिए गया है पहला बैजनाथ धाम। तो बैजनाथ धाम जो है शिव मंदिर संबंधित है। सारनाथ बुद्ध का शांति का प्रथम प्रवचन स्थल है, और दिलवाड़ा जो है जैन मंदिर है, बद्रीनाथ जो विष्णु मंदिर है। इस तरह हमारा 2 3 1 4 बन रहा है, विकल्प हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अगला दिए गया है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे कौन? अशोक, आर्यभट्ट, मनु या वात्स्यायन। बताइए। तो इसमें आप लोग जानते हैं कौन थे विधि निर्माता? मनु थे। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न क्षेत्र से कौन सही सुमेलित नहीं है। दिए गए कालिदास। कालिदास जो है रघुवंश के रचयिता हैं। भास जो है स्वप्नवास दत्ता के रचयिता हैं। सुबंधु जो है इनके द्वारा कादम्बरी नहीं लिखी गई है, ये हमारा सुमेलित नहीं है। हर्ष के द्वारा रत्नावली लिखी गई है। तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रागैतिहासिक का जनक माना जाता है। दिए गए रॉबर्ट ब्रूस फुट, मार्टिन व्हीलर, जॉन मार्शल, एक का निगम। बताइए। जो भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक माने जाते हैं कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फुट है। तो विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला दिए गए हैं सूची को सूची 2 से मिलाना है। पहला दिया है कि नालंदम जो है अशोक स्तंभ नहीं है भैया, अशोक स्तंभ कौन सा है? नालंदा जो है एक विश्वविद्यालय है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है। सांचिम जो है ये स्तूप है। कोणार्क क्या है? सूर्य मंदिर है। तो हमारा 2 1 4 3 बड़ा विकल्प भी हो जाएगा। अगला दिए गए आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट क्या थे? दिए गए भारतीय राजनीतिक, भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री। खगोल शास्त्री, भारतीय संस्कृति के विद्वान एवं कवि। इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन थे? आर्यभट्ट जो थे भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। दिए गया सितार, बीड़ा, सरोद, तबला। बताइए। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है बीड़ा है। विकल्प हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक थे। दिए गया है रामानुज, कौटिल्य, अमरसेन, भास्कराचार्य। तो लीलावती के लेखक कौन थे? ये भास्कराचार्य थे। अगला है दिए गया है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसका सुमेल है। दिए गया है एलोरा की गुफाएं शख्स संबंधित नहीं है। मीनाक्षी मंदिर जो ये भी नहीं संबंधित है। खजुराहो मंदिर चंदेल संबंधित है। विकल्प हमारा सी सुमेल है। महाबलीपुरम के मंदिर ये भी नहीं सुमेल। ये तो हमारा किससे संबंधित है आप लोग जानते हैं? पल्लव संबंधित है ना। मीनाक्षी मंदिर जो चोल संबंधित है। एलोरा की गुफाएं जो है राष्ट्रकूट संबंधित है। अगला पंक्ति दिया गया है कि प्राचीन भारत का वह ग्रंथ है जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो। दी गई हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा, सरिसागर, शकुंतला। बताइए। वह जो ग्रंथ है ना वो है पंचतंत्र है। तो विकल्प हमारा अभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची को सूची 2 से मिलाना है।
एक तरफ ऐतिहासिक स्थल दिए गए, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो भीमबेटका कहाँ? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, सोल टेम्पल तमिलनाडु में है, हम्पी कर्नाटक में है, मानस असम में है। तो 2, 3, 4 एक बार हाँ विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? दिए गए बौद्ध और जैन ग्रंथ, अशोक के शिलालेख, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ग्रुप सभी बताइए। तो जो मौर्य काल संबंधित जो है ना, ये तीनों संबंधित है, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो दिया गया है कि कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी जो भैया ये हर संबंधित नहीं है। कर्पूर मंजरी जो है माल विकाग्य में तो जो है कालिदास संबंधित है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त संबंधित है, सौंदरानंद जो है अश्वघोष से। इसको आप लोग देखिएगा, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कर्पूर मंजरी जो है किसको द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई? कालिदास के द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, रैदास द्वारा बताइए। तो पंचतंत्र आप लोग जानते हैं कि ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई, तो विकल्प हमारा बीच हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। दी अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। इसमें दी है उपरयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? बताइए। इसमें देखा जाए ना तो अजंता की गुफाएं जो है, लेपाक्षी मंदिर, ये भित्ति चित्र के लिए भी जानी जाती है। विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। अगला दिया गया कि विदेशी शासक सारगोन के लेखक से भारत के किस काल का पता चलता है? दिए सैंधव काल, वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल। बताइए। इसमें जो है ना सारगोन के लेख से सैंधव काल का पता चलता है, तो विकल्प हमारा ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि विख्यात मूर्ति शिल्प दिए गया व स्थल दिए गया है। इसमें पहला जो है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसमें ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर अनेक दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। ये कहाँ संबंधित है? ये अजंता की गुफा संबंधित है, वहाँ सुमिलित है। दूसरा कि प्रस्तर पर उत्कृष्ट विष्णु के वाराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं। ये कहाँ भी है? ये माउंट आबू नहीं है। तीसरा है कि विशाल गुलासों पर उत्कीर्ण अर्जुन की मामल्लपुरम तपस्या गंगा अवतरण। ये कहाँ है? मामल्लपुरम है, तुम्हारा सुमिलित है। 1 और 3 हमारा सुमिलित है, हमारा विकल्प जो है सी बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? दिए गया कि भास्कर ने, वराहमिहिर ने, ब्रह्मपुत्र ने, आर्यभट्ट ने। बताइए। तो दशमलव की स्थानिक मान जो खोज की थी ना, आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया? दिया गया है भुवनेश्वर स्थित लिंगराज मंदिर, धौली स्थित शैलकृत हाथी, महाबलीपुरम स्थित शैलकृत स्मारक, उदयगिरी स्थित वाराह मूर्ति। बताइए। इसमें जो है ना कि कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में जो है धौली स्थित शैलकृत जो हाथी है ना, इसका निर्माण जो है सबसे पहले किया गया था। हमारा विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अभिलेख में कालिदास का नामोल्लेख हुआ है? एहोल अभिलेख, प्रयाग अभिलेख, मास्की अभिलेख, चंद्रलेख। बताइए। जो कालिदास का उल्लेख हुआ है ना, वो हुआ है एहोल अभिलेख में। इसके जो रचनाकार है कौन है? रवि कीर्ति है ना, पुलकेशिन द्वितीय। ऐसा माना जाता है कि कालिदास जो है ना कुछ समय के लिए वहाँ भी गए थे, पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी गए थे, तो वहाँ इनका एहोल लेख में इनका उल्लेख मिलता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें दिया गया है कि लाइफ ऑफ वेनसांग किसके द्वारा लिखी गई? हुइली के द्वारा लिखी गई, तुम्हारा सम्मिलित है। द नेचुरल हिस्ट्री ताल्मिक द्वारा लिखी गई है? नहीं लिखी गई है भाई, मैंने ये लिखी गई है प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। तो तीसरा है कि हिस्टोरियर फिलिपिकल, ये किसके द्वारा लिखी गई? पम्पेस ट्रोगस के द्वारा लिखी गई, तुम्हारा सम्मिलित है। और तीसरा है कि द हिस्ट्रीज हेरोडोटस के द्वारा लिखी गई, हमारा सम्मिलित। हमारा जो बी नहीं सम्मिलित है। अगला दिया गया कि शून्य की खोज की दी गई रोमवासियों ने, चीनियों ने, भारतीयों ने, सुमेरियों ने। बताइए।
तो शून्य की जो खोज की गई थी वो भारतीयों द्वारा की गई थी, विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। दिया गया है नैषधीय चरित्र, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध, दशकुमार चरित्र। बताइए। तो इसमें जो है ना कि जो संस्कृत जो ग्रंथ है जैसे नैषधीय चरित्र हैं, किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वध है, इनमें को जो है कि महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया गया। तुम्हारा 1, 2 और 3 हो जाएगा, तो विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पहला दिया इत्सिंग दिया गया, व्हेनसांग दिया गया, फायान दिया गया, मेगस्थनीज दिया गया। तो पहले कौन आए थे भैया? पहले आए थे मेगस्थनीज आए थे, फिर आए थे फायान आए थे, उसके बाद व्हेनसांग आए थे, उसके बाद इत्सिंग आए थे। तुम्हारा क्या बन जाएगा? 4, 3 देव बन जाएगा, हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस काल में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्रा प्रचलन? दी गया है कुषाण, गुप्त, मौर्य, यवन। जो है सर्वाधिक जो शुद्ध स्वर्ण मुद्रा प्रचलन में ली गई थी, किसके द्वारा ली गई थी? कुषाण के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? दिए गए हैं अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। बताइए। तो सूर्य मंदिर के लिए जो विख्यात है अरसवल्ली है, तो विकल्प हमारा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स के नाम से जाना जाता है। दिए गए सिंह, व्हेनसांग, फायान, मेगस्थनीज। बताइए। जो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम जाना जाता है उसको व्हेनसांग को जाना जाता है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो लेखक है पाणिनि है, महाभाष्य के पतंजलि है, निरुक्त के यास्क हैं, वार्तिक के कात्यायन हैं। तुम्हारा 4, 3, 1, 2 बना, हमारा विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कालिदास का ग्रंथ नहीं है। दिए गया रघुवंशम, मेघदूतम, मृच्छकटिकम, मालव्य व्याकरण। बताइए। इसको तो आप लोग जानते हैं, तुम्हारा विकल्प सी हो जाएगा। मृच्छकटिकम जो है शूद्रक द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। दिए गया समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र, राजकाज पद्धति से। बताइए। तो मनुस्मृति जो संबंधित है, इसको तो आप लोग जानते ही हैं, ये जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है ना, ये हो जाएगा हमारा। इसमें जो कानून में दिया गया है, लेकिन ये मुख्यतः जो है समाज व्यवस्था से संबंधित है। अगला दिया गया है कि वेदांग में शामिल है। दिए गया ज्योतिष, छंद, निरुक्त, इनमें सभी। बताइए। इसमें जो है ना तीनों हमारे सम्मिलित हैं, हमारा विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची को सूची 2 से मिलाना हमें। तो इसमें दिया गया है मध्य देश का राजा, मध्य देश के राजा को क्या कहते थे? मध्य देश के राजा को सम्राट कहा जाता था। पूर्व देश का राजा स्वराट होता था। 1 मिनट। मध्य देश का राजा जो होता है ये राजा होता था। पूर्व देश का राजा जो है सम्राट होता था, जैसे मगध का सम्राट होता था ना, वो पूर्व था बिहार क्षेत्र में, मगध में। पश्चिम देश का राजा क्या होता था? पश्चिम देश का राजा जो होता था वो स्वराट होता था। उत्तर देश का राजा जो होता था विराट होता था। और दक्षिण देश का राजा क्या होता था? दक्षिण देश का राजा जो होता था वो भोज होता था। तो इस तरह हमारा क्या बन रहा है? हमारा 3, 4, 5, 2, 1 बना, हमारा विकल्प जो है सी हो जाएगा। सुमिलित करना है। तो ऋग्वेद जो है इसका जो है ग्रंथ है आयुर्वेद है। सामवेद का जो है गंधर्व वेद है, आप लोग जानते ही हैं। यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिलवेद है। तो इस तरह क्या बन रहा है हमारा? 4, 1, 2, 3 बन रहा है, हमारा विकल्प भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। दिए गए हैं तांड, खंडविश, जैमिनी, शतपथ। तो जो है सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है शतपथ है। ये किसका है? यजुर्वेद का ना। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखों में किससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म विकसित होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? दिए गया है अशोक लेख, गरुड़ लेख, चंद्रलेख, शुंग लेख। बताइए। तो जो है गरुड़ लेख जो है ना कि द्वितीय
शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म विकसित होने के साक्ष्य प्राप्त होते। किससे? गरुड़ लिख से। अगला है सुमेलित करना है। तो प्रथम जैन संगीति समिति, ये जो है इसके तो अध्यक्ष थे कौन थे? स्थूलभद्र थे। प्रथम बौद्ध संगीति समिति, इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे? महाकश्यप थे। द्वितीय जैन संगीत समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये देवर्षि क्षमा श्रवण थे। द्वितीय बौद्ध संगीत के समिति जो है सभाकामी थे। तो इस तरह क्या बन रहा हमारा? 3 1 2 4 बन रहा है, हमारा विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सैंधव सभ्यता के समकालीन थी? दिए गया मिस्र, सुमेर की, मेसोपोटामिया की, सभी बताइए। तो इसमें तो आप लोग जानते हैं कि ये जो है तीनों सभ्यताएं जो है ना, ये सैंधव सभ्यता के समकालीन थी। अगला प्रश्न है कि सतशास्त्री संहिता उपनाम से निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? दिए गए ऋग्वेद, अथर्ववेद, रामायण, महाभारत। तो जो सतशास्त्री संहिता के नाम जाना जाता है कौन? महाभारत जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? दिए गया है कि माधव स्वरूप वस्त, HD सांकलिया, BS वांकर, BN मिश्रा। बताइए। जो है इसकी जो खोज की गई थी ना भीमबेटका गुफा, BS वांकर के द्वारा की थी। विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। एक तरफ ऐतिहासिक स्थान दिए गया है, एक तरफ ख्याति का कारण दिया गया है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सुमेलित है। बुर्ज होम भैया शैलकृत देव मंदिर, ये इसके लिए नहीं फेमस है भैया। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला के लिए फेमस है, तुम्हारा सुमेलित है। गणेश्वर जो है यहाँ से ताम्र कलाकृतियाँ मिली है, तो हमारा सुमेलित है। 2 3 हमारा सुमेलित है, तुम्हारा विकल्प जो है डी से होगा। तो इस तरह हम लोग जो है कंप्लीट हो गया। तो असल में क्या था ना, मैं थोड़ा आप लोग इसमें थोड़ा कम ध्यान दें, खांसी भी आ रही थी, तब ये थोड़ा ख़राब है। तो इस तरह हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या है कि इसको धीरे धीरे ना, जो प्राचीन इतिहास है इसको 10 से 15 दिन के अंदर ख़त्म कर देंगे। आप लोग इसका जो है रिवीजन करते रहना है। ठीक, धन्यवाद देखने के लिए।